नमस्कार दोस्तों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर मैं सभी अपने मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम रचना धर्मिता कार्यक्रम में डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा से बातचीत करेंगे, उनके जीवन के बारे में, उनके साहित्य के बारे में, उनके लेखन के बारे में उनसे बातचीत करेंगे। अभी थोड़ी देर में डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा हमारे साथ जयपुर से जुड़ेंगी और इस बीच में हमारे मित्र भी जुड़ने शुरू हो जाएंगे आज के इस कार्यक्रम में। राहुल भूषण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, उनका स्वागत करता हूं। इस तरह से बाकी जो मित्र हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता आशमा कौल जी जुड़ गई हमारे साथ, नमस्कार कर रही हैं। तो आइए सबसे पहले जो आज के हमारे मेहमान हैं, जयपुर से डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा, वरिष्ठ और प्रतिष्ठित साहित्यकार। नमस्कार लक्ष्मी जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते रैना जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब इस मौसम में आप कहेंगे कैसे हैं? अब देखिए आज दिल्ली में लगभग 44 डिग्री टेम्परेचर था। बहुत गर्मी थी, भयंकर गर्मी है, अभी भी गर्मी है। लेकिन देखिए हर एक मौसम का अपना अपना मिजाज होता है, उनका अपना रंग होता है, इसलिए हम उसमें हस्तक्षेप क्यों करें, है ना? प्रकृति का अपना अपनी उसकी अपनी भूमिका होती है, उसमें तो हमारा हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं चाहिएगा। और इस बीच में विजय संदेश जी हमारे साथ जुड़ गए, अशोक मिश्री जी, सब लोग नमस्कार करते हैं आपका इस मंच का। मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं आज के इस मंच पर। और बताइए कैसे आजकल कैसे दिन आपके व्यतीत होते हैं, कैसा लेखन कार्य आजकल चल रहा है। इस बीच में मीनाक्षी जोशी जी भी हमारे साथ जुड़ गई, बहुत सारे मित्र अब जुड़ने शुरू हो गए जी। सभी को मेरा नमस्कार और आपको भी, आपने मुझे अपने इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में बुलाया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। और चूंकि मेरा काम नाटकों पर है, नाटकों पर फिर बाद में समस्त साहित्य पर भी हो गया था। मोहन राकेश पर मेरा काम केंद्रित है, पात्र संरचना पर मैंने काम किया है। तो थोड़ा बहुत आपके जितना तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने नाटकों पर पढ़ा है। तो मुझे विशेष खुशी हो रही है कि आपके जैसे नाटक के विशेषज्ञ के साथ में मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि ये सही है कि हमारे यहाँ पर समस्त विधाओं में नाटक को, आज वर्तमान में, एक समय था जब नाटक बहुत अच्छे अच्छे नाटक लिखे जाते थे, वंचित होते थे, पर पिछले लगभग 20-30 सालों में अगर हम देखें तो नाटक की विधा मृतप्राय सी हो गई है और कोई उन पे बात नहीं करता है, लाइव भी उन पर नहीं होते हैं, लेख वगैरह भी नहीं होते हैं। तो मुझे विशेष खुशी इसलिए है कि मैं आपके साथ, आपके जैसे प्रतिष्ठित नाटककार के साथ जुड़ी हूँ। और मेरी दिनचर्या का तो सामान्य है, बस मेरा लेखन कार्य चल रहा है। आपको मालूम है कि मैं दुबई गई थी, तो मैं दुबई संस्मरण की पुस्तक लिख रही हूँ, दुबई मेरी यात्रा के ऊपर। उसके अलावा बीच बीच में कुछ बाकी तो सामान्य जीवन, वर्तमान में मैं अभी इन दिनों आज से ही मैंने शुरू किया है। लेकिन चूंकि आपसे मैंने कई समय से वादा किया हुआ था, तो मैंने मना नहीं किया, वरना मैं एक बहुत महत्वपूर्ण और गोपनीय काम में आज से लग गई हूँ। 10 से 5 में वहां जाती हूँ। बाकी पढ़ने का मुझे शौक है, तो कुछ ना कुछ मैं पढ़ती भी हूँ। बस यही सामान्य। अभी कुछ दिनों पहले मैंने नाटक पर ही एक आर्टिकल लिख के दिया और मुझे खुशी इस बात की है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने नाटक पर एक आर्टिकल लिखा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बकरी नाटक पर। क्या बात है, क्या बात है जी। काफी चर्चित नाटक है उनका ये बकरी। अच्छा, इस बीच में जो मित्र हमारे साथ जुड़ गए हैं उनको मैं आपके बारे में संक्षिप्त में बताना चाहूंगा, बाकी तो हम बातचीत में आपसे जरूर जानेंगे। सिद्धपुर की भक्तणी आपकी एक पुस्तक है और साथ में जो स्वर्ग का अंतिम उतार, ये पुरस्कृत शिवना अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान से आपका पुरस्कृत हो चुका है। एक हंसी की उम्र, ये भी आपकी एक पुस्तक है और साथ में रानियां रोती नहीं इत्यादि बहुत सारे आपके संग्रह है और आपने संपादन कार्य भी किया है। लेकिन सबसे पहले हम अन्नदा जी अमेरिका से जुड़ गई है, अन्नदा पाटनी जी, आपका ये कार्यक्रम वो देख रही है।
मैं उनका हृदय से हेलो आभार व्यक्त अनिका करता जी। हूँ। जी जी, मीनाक्षी जोशी जी भी जो प्रतिष्ठित कवयित्री और कथाकार हैं, समालोचक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका जो प्रारंभिक जीवन है कहाँ से शुरू हुआ है, और आपकी शिक्षा दीक्षा, मतलब आपके अपना जो आपका युवा काल जो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। मैं एक सामान्य राजस्थानी मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की हूँ। मेरे पिताजी मेरे जन्म के बहुत पहले अ, इंदौर में चले गए थे, उन्होंने वहीं घर बसाया और मैं अपनी माता-पिता की बहुत लेट उम्र की संतान हूँ और उसके पश्चात एक दुर्घटना में मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई व्हेन आई वाज़ 3 ईयर ओल्ड। तो जीवन के संघर्षों में सिंगल मदर के साथ हम तीनों भाई-बहन बड़े हुए हैं। मेरी अ, क्लास 1 से लेकर एमफिल और पीएचडी तक सरकारी ही लगा रहा मेरे साथ। मैंने सारी शिक्षा दीक्षा या तो गवर्नमेंट स्कूल में की है, गवर्नमेंट कॉलेज में की है और बहुत सामान्य मध्यम वर्गीय, बल्कि कहें कि निम्न मध्यम वर्गीय, क्योंकि पिताजी के जाने के बाद में हम 3 भाई-बहनों की शादी करना, तो माँ ने बहुत स्ट्रगल के साथ लेकिन बेहद प्यार से, बेहद नवाचारी ढंग से और खुलेपन से हमें पाला, किसी चीज़ के लिए रोका नहीं। और किस्मत से हम तीनों भाई-बहन अच्छा पढ़ने-लिखने वाले निकल गए। तो बस टिपिकल इंदौर का मोहल्ला जहाँ पे मालवी के शब्द भिया जा रही है, वो क्या भिया और कमेटी के नलों की लड़ाइयाँ और आपस की साजिशें और आपस के गुपचुप चलते प्रेम और बहुत सारी जो चीजें होती है। शायद आप भी ऐसी जगह रहे हो घनी बस्तियों में, तो आपने भी देखा होगा। हमारे यहाँ बड़े से मकान को गवाड़ी कहते हैं, तो हम उसी गवाड़ी में पले हैं। और मैंने चूंकि पढ़ने में अच्छी थी तो स्कॉलरशिप वगैरह लाती थी और बीए में मेरे पास मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और हिंदी था और मनोविज्ञान मुझे बहुत पसंद था। अगर हिंदी मेरा जुनून नहीं होता तो शायद मैं मनोविज्ञान में करियर बनाती, लेकिन बाजी हिंदी ने मार ली। और उस वो ये मनोविज्ञान मेरे काम भी बहुत आया जब मैंने पात्रों की संरचना पर काम किया। तो उसमें जो मनोवैज्ञानिकता और मनोविश्लेषणात्मकता, पात्रों को कैसे संचालित करती है, कैसे उनमें व्यंग्यात्मकता वगैरह लाती है, ये सब किया। और एमए करने के तुरंत बाद में मेरी शादी हो गई। मेरी शादी की भी एक अलग बहुत बड़ी स्टोरी है कि बाकायदा विधिवत कुंडली मिलाई, कुंडली-वुंडली तो खैर नहीं, लेकिन हाँ, बाकायदा विधिवत घर वालों के द्वारा की हुई सगाई में कुछ ऐसे मोड़ आए कि मैंने और मेरे पति ने विद्रोह कर दिया और बेहद सादगीपूर्ण ढंग से 25-30 लोगों के बीच में हमारा विवाह हुआ और उसके बाद भी हमारे संघर्ष खत्म नहीं हुए। एक दिन अचानक हम लोग सड़क पे खड़े थे और हमारे पास कुछ भी नहीं था पीने के लिए, गिलास पानी भी नहीं, गिलास भी नहीं था पानी पीने के लिए, सोने के लिए दरी चटाई नहीं थी। तो एनीवे उसमें ही संघर्ष करते हुए मेरा बेटा, बड़ा बेटा हो गया और जब वो 3 साल का हो गया, तो मैं तो सच कहूँ तो मुझे पढ़ना दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रिय है। मैं सोचती नहीं थी कुछ जॉब करूँ, ये मैंने मेरे ससुर जी से सगाई के टाइम में कह दिया कि मैं स्कूल टीचर नहीं बनूँगी, जिस दिन मैं करूँगी उस दिन मैं कॉलेज की टीचर ही बनूँगी। लेकिन ये बात भी मैं भूला गई थी, 18 साल की लड़की ने कह दिया, फिर भूल गई बच्चा पालने में। फिर मेरे हस्बैंड ने एक दिन मुझे एमफिल का फॉर्म ला के दिया। मैंने कहा ये क्या होता है एमफिल, मतलब आई वाज़ सो इनोसेंट या इग्नोरेंट जिसे कहेंगे, कि मुझे ये भी नहीं पता था कि एमफिल का कोर्स क्या होता है। फिर एनीवे मैं 27 साल की थी जब मैंने एग्जाम पढ़ाई छोड़ने की कितने 7 साल बाद में मैंने फिर से शुरू किया और ईश्वर की कृपा से 65% पर फर्स्ट डिवीजन बनता है, मेरा फर्स्ट डिवीजन बन गया। और उसके बाद में एक फुली एडेड प्राइवेट कॉलेज से मेरे घर पर एक चिट आई, मेरे हस्बैंड के ऑफिस में एक चिट आई। उन्होंने कहा एक चिट आई है, तुम्हें फॉर्म भरना है, तुम्हें वहाँ फलाने कॉलेज से बुलावा है। तो नंबर वगैरह आपस में पूछ लेते हैं ना भाई कौन सा स्पार्क। जी जी। तो मैं वहाँ गई और किस्मत से एक बार मेरा रह गया। मजे की बात ये है कि कोई एक सामान्य सा प्रश्न मुझे नहीं आया और मैं फर्स्ट वेटिंग पे रह गई। फिर दौड़, और लेकिन जो दूसरी लेडी जिसका किया था वो कुछ कारण ऐसे बने कि वो ज्वाइन नहीं किया उसने और फिर मैं वहां लग गई।
और जॉब में भी बड़े संघर्ष किए। मैनेजमेंट की धूर्तताएं, वो हमें हटाना चाहते थे, हमारी एड के पैसा नहीं देना चाहते। वहाँ संघर्ष करके, मुकदमेबाजी करके उन्हें हटाया। और फिर इस दौरान जब एमफिल के तुरंत बाद मेरा छोटा बेटा भी हो गया था, और जब वो 10 महीने का था तब मेरा जॉब लगा। एमफिल और जॉब के बीच में मेरा छोटा बेटा भी हो गया था। फिर जब मेरा छोटा बेटा 7 साल का हो गया, हम लोग चुपचाप अपने परिश्रम करते रहे बिना एक चुटकी बोले। और मैं जब 30-32 साल की थी तो मुझे साइकिल भी चलानी आती थी, लेकिन मैंने मोपेड चलाना सीखा। फिर स्कूटर चलाना सीखा। फिर कार चलाना, बहुत कुशलता से कार वगैरह सब चला लेती हूँ अब मैं। फिर जब मेरे लेकिन बच्चे छोटे थे, जॉब भी था और ये दूसरी प्रॉब्लम भी चल रही थी, तो मैंने पीएचडी को हाथ भी नहीं लगाया। बस मैं अपने मस्तिष्क में और कागजों में सामग्री इकट्ठा करती रही। और आप तो जानते हैं कि वो हमारा ज़माना गूगल का तो था नहीं, मोबाइल तो होते नहीं थे कि फ़ोटो खींच लें। घंटों में लाइब्रेरी में बैठी रहती थी। और मेरा छोटा 3 साढ़े 3 साल का जो मेरा बड़ा बेटा है, वो मेरे साथ लाइब्रेरी में सबसे परिचित हो गया था। वो गर्मी में खेलता रहता, लोगों से बात करता रहता, और मैं अपना काम करती रहती, टेबल पर बैठ के घंटों नोट्स बनाती। और इस तरह से एमफिल भी हो गया। फिर पीएचडी का मैंने, जब मेरा छोटा बेटा 7 साल का हो गया, फिर मैंने जॉब के साथ में एकदम जिसे कहते हैं ना दृढ़ प्रतिज्ञ होके और दीवानों की तरह लग के, और 7 महीने में अपनी पीएचडी पूरी की। 7 महीने में? मतलब पीएचडी करने में तो 3 नहीं। सामग्री और मस्तिष्क में सामग्री मैं एकत्रित करती जा रही थी, बस लिखने का जी मैं बिल्कुल 5-5 घंटे नॉन स्टॉप सिटिंग करती थी जॉब से आके। मेरे हस्बैंड का उसमें बहुत सहयोग रहा। वैसे भी अमूमन हमने ये देखा है 3-4 साल तो लगते ही पीएचडी कंप्लीट करने में। तो नहीं, मेरा रजिस्ट्रेशन तो 94 में हो गया था ना, मैं कह रही हूँ रजिस्ट्रेशन और सब्जेक्ट 94 में हो गया था। और मैं पढ़ाकू बहुत थी, तो मैं पढ़ती रही और यूनिवर्सिटी जा जाके और नोट्स बनाती रही। बस मैं घर पे वो काम नहीं करती थी, क्योंकि इतने सारे काम के बाद में छोटे बच्चे को आप इग्नोर नहीं कर सकते। मेरे लिए तब भी, सदा से और आज भी सबसे पहले, मेरे करियर के भी पहले मेरा परिवार है। तो जब वो 7 साल का हुआ, तो मैंने 7 महीने बिल्कुल 5-5 घंटे की सीटिंग, रात में 2-2 3-3 बजे तक जाग के दीवानों की तरह। अच्छा, मेरे काम में कोई मेरी मैम त्रुटियां नहीं निकालती थी, पूरा एक-एक शब्द पढ़ती थी, बस ईश्वर की दया रही। तो फिर मैंने वो पीएचडी का सबमिट कराया। और आपको याद हो, एक तो 2 चीज एक साथ हुई। मेरे बिल्कुल जवान नंदोई जी खत्म हो गए 43-47 साल की उम्र में। और उन दिनों एक चेरनोबिल वायरस आता था, आपको याद हो तो। वायरस बहुत कुख्यात हुआ था वो। और उस समय सॉफ्ट कॉपी का तो जमाना ही था। बोल बोल के मैं टाइप कराया नौकरी से आके 2-2 3-3 घंटे बैठ के। और हस्बैंड तो उधर चले गए मेरे नंदोई जी के यहाँ, और इधर मेरा सारा काम उड़ गया। इतना आंसू आंसू खैर सब हुआ। फिर उसके बाद में दोबारा से टाइप करवाया। फिर इस तरह से मेरी पीएचडी हो गई, जॉब भी चल रहा था। फिर थोड़ी सी मैं फ्री हो गई। तो पीएचडी के बारे में आपसे बात करेंगे, लेकिन अब हम जो हमारा मूल बिंदु है, साहित्य की तरफ से कैसे रुझान हुआ आपको? क्या प्रेरणा मिली आपको? क्या परिवार में था कुछ ऐसा जो लिखने पढ़ने वाले इस तरह के लोग थे जो जिनकी साहित्य में ज्यादा रुचि थी? देखिए, मेरे माता पिता तो निरक्षर थे। पिताजी तो चले गए थे, वो पढ़ लिख लेते थे, वो हिंदी इंग्लिश और फारसी तीनों पढ़ लिख लेते थे, लेकिन वो स्कूल कभी गए नहीं थे। पर उनकी तो मृत्यु हो गई। तो मैंने जब होश संभाला तो मुझे अपने घर में 2 किताबें मिली। एक तो लल्लू लाल मिश्र की लिखी हुई कृष्ण लीला, और एक मेरी दीदी जिनकी शादी हो गई थी, वो छोड़ के गई थी, स्त्री सुबोधिनी। तो स्त्री सुबोधिनी से तो मेरी पटी नहीं। और शुरू से मैं इतनी पागलों की तरह पढ़ाकू थी कि कहीं कुछ भी दिख जाता तो उसे पढ़ने लग जाती थी। और मेरे भाई भी ऐसे ही थे। तो जब मैंने होश संभाला तो मेरे घर में मैंने विश्व साहित्य देखा। मैंने टॉलस्टॉय की बुक्स भी देखी, मैंने गोरकी भी देखी, मैंने व्लादिमीर नाबोकोव की ललिता भी पढ़ ली, भवानी प्रसाद मिश्र और यशपाल प्रेमचंद। और सारिका नियमित रूप से आती थी, धर्मवीर नियमित रूप से आती थी। उस समय तो सबसे बड़ी किताब सारिका ही होती थी। और उसके अलावा मनोहर कहानियां टाइप की किताबें भी जो आती थी सब पढ़ती थी मैं। और मेरे भाई ने की जो लाइब्रेरी थी, और वो हम लोग नियमित रूप से पढ़ते थे, उसने मुझे पढ़ने के लिए बहुत प्रेरित किया। और जो मैंने होश संभालने के साथ ही इतनी गंभीर किताबें पढ़ ली।
तो शायद उस समय मुझे समझ आई नहीं आई मुझे नहीं पता, मैंने दोबारा पढ़ी। लेकिन एक बोध मेरा साहित्य का विकसित होता चला गया, साहित्य से जुड़ाव होता चला गया। और शुरू से ही सब लोग पता नहीं क्या देखते थे, मुझे कहते थे तुम वही दुनिया कहाँ रहती हो। मेरा वो लेखक दिमाग जो बचपन से ही आया था, मैं चरित्रों को पकड़ती थी। कोई क्या बोल रहा है, किसी उसके आँख में क्या है, उसके जेस्चर में क्या है, ये सब चीज़ें मुझे बेहद प्रभावित करती रही। मैंने कहा ना कि मैंने लिखा व्हेन आई वाज़ इन प्रीवियस, तो मैंने कहा कि बहुत अच्छे नंबर आए कि तुम एक आर्टिकल लिखो, तो मोहन राकेश का ध्वनि संसार करके मैंने उसमें आर्टिकल लिखा। जी तो जी मैम जी। बहुत प्रसन्न हुई उससे। फिर उसके बाद में मैंने कुछ भी नहीं लिखा, जॉब के लिए पढ़ने लगी। इतना पढ़ना पड़ता है एमफिल में बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद में जॉब लग गई है। फिर मैंने पहली कहानी लिखी 2001 में, और वो मैंने बिल्कुल कैजुअली रमेश उपाध्याय सर को दे दी। और ईश्वर की दया से वो बिना किसी उसके तुरंत छपी, उसके अनुवाद छपे, राजकिशोर जी ने उस पर तारीफें लिखी। फिर भी चूंकि बच्चा छोटा था तो मैं ज़्यादा नहीं लिखती थी। फिर मेरे हस्बैंड का बाहर ट्रांसफर हो गया, बड़ा बेटा पढ़ने चला गया, तो मैंने उस दौरान बच्चे के साथ, छोटे बच्चे के साथ बैठकर पढ़ने के लिए मैंने यूजीसी का एक प्रोजेक्ट कर लिया, बिल्कुल अलग विषय पर, राजस्थान की लघु पत्रिकाओं पर। फिर उसके बाद में 2006-7 में मेरी 2 कहानियाँ प्रकाशित हुई। वो मैंने वो भी बस ऐसे ही लिखी, तब तक मैं फ्री होने लगी थी, फतेह मुतवाजी और मोक्ष। तो वो दोनों कहानियाँ ईश्वर की कृपा से पर्याप्त से भी ज़्यादा चर्चित हो गई। उन्हें भी काफ़ी प्रशंसा मिली। फिर मैंने, तब तक बच्चे और बड़े हो गए थे, फिर मैंने लिखने को सीरियस लिया, और जहाँ-जहाँ मैं कहानियाँ भेजती थी वो प्रकाशित होती रहती थी। तो इस तरह से फिर मेरा 2011 में मेरा पहला कहानी संग्रह एक हँसी की उम्र प्रकाशित क्या हुआ। बात है, क्या बात है। जी। फिर उसके उसी के साथ क्या हुआ कि मेरा, हम पूरे राजस्थान के एडेड कॉलेज के लेक्चरर ही, वहाँ पर तो एक ही पोस्ट होती है ना लेक्चरर ही, कितने भी पुराने हो जाएं, जबकि जॉब मेरा 94 का था। हमारा मर्जर हो गया, सरकार ने हमारा मर्जर गवर्नमेंट में कर दिया। पर हमारा किया विलेज की, वैसे भी शहरों में गवर्नमेंट कॉलेज होते ही नहीं। जयपुर में अभी 4 साल पहले, 4-5 साल पहले गांव में ही होते, और हमारा तो था ही कि हम रूरल होंगे। तो जय मेरे घर से 85 किलोमीटर दूर के कस्बे में मैं पढ़ाने जाती थी, और मैं वहाँ नहीं रही। मैं अब, क्योंकि मुझे लगता था परिवार में एक बार आना चाहिए, तो अप डाउन करती थी, तो बहुत समय फिर वापस कम पढ़ने लग गया। लेकिन उसी दौरान मैंने कुछ कहानियां लिखी कार में, कॉलेज में बैठ के। सब लोग बातें करते रहते, और मैंने सिद्धपुर की भक्तनें लिखा, और नहीं, उसकी अच्छा कहानी। ये बताओ ना कि अक्सर हमने ये देखा आपका, जैसे आपने बता दिया कि आपके जीवन में शुरू में काफ़ी संघर्ष रहा, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी आपको, कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। तो हमने अक्सर देखा कि जिनकी साहित्य में रुचि होती है, रुझान हाँ होता है, वे अक्सर पहले कवि बन जाते हैं, कविताएं लिखना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात है कि बाद में वे गद्य की तरफ आ जाते हैं। तो आपका कुछ ऐसा प्रयास नहीं रहा, आपने एकदम प्रत्यक्ष रूप से कहानियां ही लिखनी शुरू कर दी? जी, मैं मतलब मैं हमेशा ये बात लाइव में हमेशा कहती हूँ एक बात, कि आमतौर पे 16 साल की उम्र में सब कवि बन जाते हैं, सभी कवि लेकिन बन उस जाते हैं ना। हम भी तो 16 कभी बन गए। जी जी। साल तुकबंदी लिखते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं लिखी। मैंने पहली एक फन कविता लिखी थी, मेरे ब्रदर के नाक का साइनस का ऑपरेशन हुआ था, तो उस पर एक फनी सी कविता लिखी थी। सब लोगों को बहुत अच्छी लगी, पर वो फन में ही रह गई। और मेरा लेखन गद्य से ही शुरू हुआ। हाँ, पिछले 5-10 साल में मैंने 10-20 कविताएं लिखी है, लेकिन मैं कहीं प्रकाशित करवाने नहीं भेजती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कविता में मेरी रुचि गति नहीं है। लोग पसंद करते हैं, फिर भी मुझे मुझे लगता है कि मैं इतनी दक्षता से वो काम नहीं कर पाऊंगी। हालांकि कुछ एक कविताएं हैं, पिछले दिनों में मैंने एक कविता लिखी, वो फेसबुक पे भी बहुत सराही गई। मैं दुबई में पढ़ी थी, वहां भी लोग रोने लगे हैं, लेकिन लगे थे, लेकिन मुझे मालूम है मैं कवियत्री नहीं हूँ। और मैं लोगों नहीं, को पकाना नहीं चाहती हूँ। मैं चाहता हूं कि आपकी कहानियों पर, आपके उपन्यास पर बातचीत तो होगी। मैं चाहता हूं कि उनमें से अगर एक दो कविताएं आपके समक्ष हैं तो आप अपने मित्रों को सुनाइए, अच्छा रहेगा। जी, मैं, एक लंबी सी कविता है, बहुत लंबी तो नहीं पर लंबी सी कविता है। वो पिछले दिनों मैंने दुबई में भी पढ़ी थी, यहाँ भी मैंने जब आ, डाली थी फेसबुक पे, तो
किसी एक बड़े विद्वान ने लिखा था कि अगर ये आप ही सच में आप ही ने लिखी है, तो ये बहुत अच्छी कविता है, इसे सँभाल के रखना। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। और इस तरह से 2 एक कविताएँ पहले भी लिखी थी, लेकिन मैं विश्वस्त हूँ कि मैं कवि नहीं हूँ। लोग विश्वस्त होते हैं कि वो कवि हैं, मैं विश्वस्त हूँ कि मैं कवि नहीं हूँ। मैं कभी इस मुगालते में नहीं रहती, फिर रुचि की बात भी है, क्योंकि मेरे पास मुझे लगता है कविता के कविता में जो एक संयम चाहिए शब्दों का, वो मेरे पास नहीं है। यद्यपि मेरे हर लेखन को पढ़ के लोग ये कहते हैं कि हमें ये लगता है आपका उपन्यास जल्दी हो गया, आपकी खत्म हो गई, आपकी कहानी जल्दी खत्म हो गई, आप इतना जल्दी क्यों खत्म कर देते हैं। पर मैं गद्य लिखने में मेरी रुचि ज्यादा है। मैं आपको ये कविता सुनाती हूँ, फिर आप ही बताइए कैसी है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि बस जब बेटी विदा ले रही होती है, तो जी घर जी के जी। लोगों मानसिकता क्या होती है, पिता की क्या मानसिकता होती है, वो कैसे व्यवहार करते हैं, माँ कैसे करती है, भाई भाभी कैसे करते हैं, उस पर है। मैं आपको डॉक्टर साहब पूरे स्क्रीन पर ला रहा हूँ, आप सुनाइए आराम से। जी, एक मिनट मैं इसकी रोशनी बढ़ाती हूँ। विदा की बेला जाने को देहरी पर खड़ी है बेटी, भीगी आंखें, सूखता मन, छुपाते हैं पिता, डूबते हैं हथेली में, देखते हैं टलमली सी एक रेखा, जीवन रेखा से निकलकर मध्यमा को थामती, डगमगाते पग जमाती, चिड़ी की सी बोलती, डगमगाते पग जमाती, चिड़ी की सी बोलती, फिर उड़ गई पाखें पसारे, रह गई सूनी हथेली, पर धरती से कब छूटी माटी, धरती से कब छूटी माटी, पानी से कब बिछड़ा पानी, जब कभी आंगन पुकारे, लौटती है बेटियां। पिता नहीं देते रेशम के कपड़े, पिता नहीं देते रेशम के कपड़े, मोतियों की माला, बेटी है ढूंढ ही लेती है, झुर्रियों के लट्ठे में लिपटा रेशम, बेटी है ढूंढ ही लेती है, झुर्रियों के लट्ठे में लिपटा रेशम, आँख के मोती आशीष की अशर्फी धर लेती है बटुए में, भाभी पकड़ाती है, भाभी पकड़ाती है तोता छाप नस्वार छपे झोले में भरकर, साड़ी, चूड़ी, बिंदी, बिछुए, नए चलन का सूट का कपड़ा, गोंद के लड्डू, नीम का शहद, राई का आचार, पापड़ के संग बंधा हुआ 2 तोला नागर का हींग, पापड़ के संग बंधा हुआ 2 तोला नागर का हींग, नागर ब्रांड का नाम है। झोले के तल में बैठी है शंकर जी की काली पिंडी, पीठ खुजाने की डंडी के पास रखी चूर्ण की शीशी, पीठ खुजाने की डंडी के पास रखी चूर्ण की शीशी, सबसे ऊपर महक रही है पूड़ी भाजी, छोंकी अमिया, दाल कचौड़ी, मीठा खुरमा, 2 बोतल भर ठंडा पानी, दाल कचौड़ी, मीठा खुरमा, 2 बोतल भर ठंडा पानी, सब अगड़म बगड़म समा गया उस भानमती के झोले में, पर नहीं समाता मुचड़ा चीकट 500 का एक पत्ता, पर नहीं समाता मुचड़ा चीकट 500 का एक पत्ता, अंगिया के पसीने से भीजा, हल्दी के हाथों में सीझा, सबसे छुपकर हाथों में जो भींच दिया करती है माँ, सबसे छुपकर हाथों में जो भींच दिया करती है माँ, विदा लेती हर बेटी को मिलती है ये दौलत, खर्चो तो कौड़ी का सौदा, खर्चो तो कौड़ी का सौदा, रख लो तो कारों की दौलत, हवा की कोख के साथ जन्मा चोरी के धन का नेम, हवा की कोख के साथ
जन्मा चोरी के धन का नेग, माँ से पाती है हर बेटी, देती है अपनी बेटी को। माँ से पाती है हर बेटी, देती है अपनी बेटी। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी। आप तो कह रही थी कि कविता पता नहीं कैसी है, क्या है, लेकिन आपने ऐसा पक्ष अपनी कविता में लिया है मानवीय संवेदना का, और बहुत ही सहजता के साथ, बहुत ही सुंदरता के साथ, बहुत ही कुशलता के साथ आपने जो ये पक्ष है परिवार का, इसको बहुत अच्छी तरह से आपने चित्रित किया है। आपको साधुवाद, आपने बहुत अच्छी तरह से कविता के माध्यम से ये जो पीड़ा है, दर्द है, इसको उभारा है। क्या वैसे जब आपने ये कविताएं अन्य जगह सुनाई तो क्या रिस्पॉन्स रहा लक्ष्मी जी? बहुत अच्छा रहा। मैंने कहा ना, यहाँ पर एक विद्वान ने जब मैंने फेसबुक पे डाली तो उन्होंने लिखा, आज भी वो फेसबुक पे इस कविता के साथ यथावत है, कि अगर आपने ये कविता आपने ही लिखी है तो बेहद खूबसूरत कविता है और इसे संभाल के रखिएगा, टाइप कुछ अच्छे वर्ड्स थे। फिर दुबई जब मैं गई तो दुबई के साहित्यिक समाज ने मुझे बहुत आदर सम्मान और स्नेह दिया। कई बार शुरुआत तो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ लक्ष्मी कलम के नाम से, फिर उसके बाद में होली मिलन पर कविता पाठ हुआ। तो लक्ष्मी कलम में मैंने कविताएं नहीं पढ़ी, उन्होंने उनके प्रश्न आते गए और लोगों ने मेरी कहानियों का वाचन किया, 5-6 कहानियों का, और उस पर उनके प्रश्न आते गए जिनके मैं जवाब देती गई। तो वो पूरी तरह से गद्य का प्रोग्राम था। फिर जब होली मिलन पर हम इकट्ठे हुए तो वहां पर कवियत्रियां थी और वो मैंने काफी कहा जैसे कि मैं कवियत्री नहीं हूँ, पर वो नहीं मानी। फिर मैंने ये कविता सुनाई तो बहुत सारे लोग आंसू पोंछ रहे थे, विशेष करके स्त्रियां, क्योंकि हम सब स्त्रियां चाहे बेटियां हो या ना हो, माँ होती हैं। ये कविता क्या भी बात है। मैंने किसी ऐसे ही किसी व्यक्ति की बेटी के ससुराल जाने के वक्त लिखी थी। तो बहुत सारे लोग आंसू पोंछ रहे थे और कह रहे थे, आप इतनी हमने आपकी कविता तो सच में बहुत अच्छी है टाइप से। लेकिन मैं कम ही लिखती हूँ। मेरा मानना है कि कविता और कहानी भी, कोई भी रचना जब तक आपके भीतर से आपको विलोड़ित ना कर दे, आंदोलित ना कर दे, आपको इतना बेचैन ना कर दे कि आपको लिखना पड़े, तब तक नहीं लिखना चाहिए। और कविता पर मैं विशेष ध्यान देती हूँ इस बात का। कहानी उपन्यास पर भी लिखती देती हूँ। तो बस ऐसे ही है। नहीं, बहुत अच्छी कविता है। लेकिन डॉक्टर साहब, जब आपने ये निश्चित कर ही लिया कि अब आप कहानीकार ही बनेंगी, कथाकार ही बनेंगी, कविताओं पर ज़्यादा, जैसा कि आपने कहा कि ज़्यादा, फिर भी आपने बहुत सारी कविताएं तो लिखी, लेकिन विशेष रूप से आप हाँ, केंद्रित करीब 15 के 15 कविताएं मेरी, मतलब अच्छी कविताएं करीब जो 12। जो 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 आपका आकलन है कि अच्छी कविताएं हैं वो, लेकिन अब मुख्य रूप से तो आपने एक गद्यकार के रूप में, कथाकार के रूप में उस पर आपने ज़्यादा आप केंद्रित रही हैं। तो उस समय जब आप अपने आप में ये कॉन्फिडेंस आया कि अब मैं कहानियाँ ही बहुत अच्छा लिख सकती हूँ, उपन्यास ही मेरी दिशा होगी, तो उस समय आपको क्या लग रहा है कि किस कथाकार को, किस साहित्यकार को आप उस समय अपना रोल मॉडल समझ रही थी, उसको अपना प्रेरणा स्रोत समझ रही थी, या इस रूप में भी हम कह सकते हैं कि जिनसे आप ज़्यादा प्रभावित रही उस जीवन में, उस काल में? मेरी एक बात विचित्र है कि मैं मानती हूँ, बताती हूँ किन किन पर मेरा प्रभाव है, लेकिन मेरा एक नियम है कि जब मैं कोई रचना अपनी लिखनी शुरू करती हूँ उसके कुछ दिन पहले, जैसे कहानी लिखूंगी तो 10-15 दिन पहले, और उपन्यास लिखूंगी तो और पहले, कुछ भी किसी भी लेखक का लिखा हुआ पढ़ना बंद कर देती हूँ कि कोई प्रभाव ना आए। बाकी वैसे देखा जाए तो मुझ पर रेणु का बहुत बड़ा प्रभाव है, द्विवेदी जी का है, चंद्र जी का है, और मुझे ना अमृतलाल नागर बेहद प्रभावित करते हैं। और विदेशियों में मुझे चेखव, ओ हेनरी, और उसके साथ मार्क्वेस के लेखन की मैं मुरीद हूँ। सो एकांत के 100 बरस, और गोरकी की मदर है। चेखव वाह। मुझे बहुत पसंद है, ओ हेनरी मुझे बहुत पसंद है, उनके जो अंत है। बल्कि कई लोगों ने मुझे कहा, जो मुझे लगता है कि
शायद बड़े ही बोल हैं कि आपकी कहानियों के अंत चेताओं की ओ हेनरी की तरह होते हैं। तो हो सकता है मैं जानबूझकर नहीं करती हूँ, लेकिन कहीं न कहीं प्रभाव होगा, पर मैं यथाशक्ति किसी भी प्रभाव को अपने लेखन में लाने से बचती हूँ। और मैं ला भी नहीं पाती हूँ, जब मैं अपने उसमें लिखती हूँ तो सिर्फ़ अपनी त्रुटियों के साथ में, अपनी सीमाओं के साथ में, जो भी अच्छी-बुरी मेरी वैचारिकता है, उसके साथ में मैं चाहती हूँ कि लक्ष्मी शर्मा ही लिखें। क्योंकि आप साहित्य में किसी और को ओढ़ेंगे तो आपका लेखन कैरिकेचर बन के रह जाता है। और आमतौर पे अच्छे साहित्यकार, ज़्यादातर साहित्यकार ये करते भी नहीं हैं और शुरुआत में जो प्रभाव आता है, उसको वो दूर भी कर देते हैं। आपने मोहन राकेश की शुरुआती कहानियाँ पढ़ी हो, मंदिर की देवियाँ, और शीर्षक मैं भूल गई हूँ क्योंकि मैंने उनकी सारी कहानियाँ पढ़ी हैं। तो उनकी शुरू वाली कहानियाँ आप देखेंगे तो 100% जयशंकर प्रसाद की कहानी है। शायद नन्हे या नन्ही नाम है उसका। तो शुरुआती कहानियों में अभी तक मैंने कहा ना कि मेरी फर्स्ट कहानी का अनुवाद छपा और उसके छपा। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई लेखन का प्रभाव मैंने आने दिया है। लेकिन ये बात भी सच है कि समय के साथ में हमें अपनी लेखन शैली, अपने शिल्प और सबसे ज़्यादा अपनी वैचारिकता को छीलते रहना पड़ता है, अपनी भाषा को बार-बार छीलते रहना पड़ता है, शिल्प को तोड़ते रहना पड़ता है और वैचारिकता को समृद्ध करते रहना पड़ता है। तभी आप लिख पाते हो और आप दोहराना नहीं चाहिए। जैसे मुझे लगता है मेरी सिद्धपुर की भक्तन स्त्री विमर्श की 4 पात्रों की कहानी ठीक-ठाक वो प्रसिद्ध हुई। फिर स्वर्ग का अंतिम उद्धार छोटा-सा नॉवल है, नॉवला से बस थोड़ा ही बड़ा है, 125 पन्ने का है। वो पूरी तरह से एक पुरुष की कहानी है। उसमें स्त्री आई है, पात्र की तरह एक गौण पात्र तो बेहद चंद्री भाभी, उससे लोग प्रभावित हुए, लेकिन वहाँ पर छिगन ही मुख्य पात्र है। तो ये नहीं है कि मैं किसी विमर्श को आगे बढ़ाती चलूँ और उसके लिए प्रायोजित किसी भी तरह का साहित्य लिखना, कोई भी विमर्श हो, उसको झंडा लेकर इस तरह से चलना वो नहीं कर मैं मेरे साहित्य में नहीं आता है। और उन इस जो स्वर क्रांति उतार जिसे अभी शिवनाथ का अंतरवंश की कथा पुरस्कार मिला है, उसमें मुख्य बात जो है कि उसमें पात्र का विकास ऐसे होता है। जबकि सिद्धपुर की भक्तने में बहुत सारे रूपक बिंब और कहानियां हैं, लेकिन पात्रों का विकास उसमें उस तरह से नहीं है। तो मेरा प्रयत्न रहता है कि मैं हर कहानी में या हर उपन्यास में नई ज़मीन और नई बात कहने की कोशिश करूँ। अब मैं डायरी लिख रही हूँ, वो मेरे दुबई प्रवास के दिनों की है, बहुत सारी तो आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। मैंने एक एकांकी भी लिखा था लेकिन वो बहुत कच्चा-पक्का था, प्रकाशित भी हुआ है वो। लेकिन वो बहुत ही कच्चा था, मैं उसे मतलब जो मेरी बहुत कच्ची 1 या 2 रचनाएँ हैं, उनमें से एक वो है क्योंकि एकांकी नाटक के टूल मेरे पास नहीं पढ़ा, यद्यपि मैंने बहुत है क्योंकि नाटकों पे काम था, लेकिन नहीं। अच्छा, मैं बीच बीच में आपको बताना चाहूँगा, हमारे साथ रमेश चंद्र शुक्ल जी भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। शीला मिश्रा जी, दिलीप कुमार जी जम्मू से जुड़े हैं। दिलीप कुमार जी यहीं से हैं। अवधेश प्रसाद जी, प्रोफेसर अवधेश प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हैं, नमस्कार कर रहे हैं और अब हमारा कार्यक्रम भी सुन जी 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 सुन रहे हैं। तो अच्छा, ये बताइए कि राजस्थान का जो जनजीवन है, राजस्थान की जो समाज की पृष्ठभूमि है, समाज का परिदृश्य है, विशेषकर जो महिलाओं की दृष्टि से जिसको विशेष रूप से उसको परखा जा सकता है, देखा जा सकता है, तो उसको आपने अपने साहित्य में किस तरह से उसको एक जिसको कहते हैं ना कि एक सामग्री के रूप में और एक पृष्ठभूमि के रूप में उसका उपयोग उसमें किया है, और वहाँ का जो खास करके स्त्रियों की जो दशा दिशा है और जो सामाजिक कुछ बंधन हैं, सामाजिक कुछ रूढ़ियाँ हैं, सामाजिक जो कुछ कुरीतियाँ हैं, सामाजिक जो कुछ परेशानियाँ हैं, कुछ चिंताएँ हैं, उनको किस तरह से आपने अपने साहित्य के माध्यम से उभारने की, उसको परिलक्षित की करने की कोशिश की है, उसका प्रयास किया है? देखिए, जैसे मैंने बताया आपको कि मैं टिपिकल राजस्थान देहात, राजस्थान में मेरा ननिहाल,
टिपिकल राजस्थान देहात में मेरा ददीहाल। ददीहाल में तो कोई बचा नहीं था, पापा के कोई भाई तो थे नहीं, माता-पिता तो मेरे जन्म के पहले ही मेरे दादा-दादी, नाना-नानी सब चले गए थे। मैंने बताया ना मैं लेट उम्र की संतान हूँ। और मेरे ननिहाल काफ़ी धनाढ्य थे और मैं उस हवेली में हमारा भी हिस्सा था। तो मेरी माँ और हम दोनों भाई-बहन, दीदी की शादी हो गई थी। हम दोनों भाई-बहन 2 महीने के लिए, पूरे गर्मी की छुट्टियों में 2 महीने के लिए आते थे और मामा की हवेली में रुकते थे और वहाँ का पूरा जीवन जिया है। मतलब मैं आपको बताऊँ कि एक बार मेरी बहन ने मुझे बहला-फुसला के चढ़ा के भैंस के ऊपर सवार कर दिया और पीछे से पूँछ मोड़ दी। हम गिरे, चप्पलें कहाँ, और हम कहते थे हम भी छाछ भिगोएँगे। मेरे लिए छोटी-सी मटकी आती थी और मैं भी कुएँ से पानी लाती थी, खींचने का प्रयास करती थी, चक्की चलाने का, और ये सारी चीज़ें मामा जी के लिए बच्चियाँ हमारे मामा जी चिलम नहीं, हुक्का पीते थे। उसको यहाँ राजस्थान में मुरादी भाषा में कड़ी कहते हैं। तो वो भर के लाती थी, चुपके से पोली तक जाते-जाते हम लोग एक आध सुट्टा भी लगाते थे। और चूँकि मैंने कहा ना कि मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं जो सब देखते थे और ये जो घर की बड़ेरी बूढ़ियाँ बातें करती थी, तो वो मेरे मस्तिष्क में बैठा रहेगा। और जब आप सिद्धपुर की भक्तनें पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें सिवा राजस्थान के कुछ नहीं है। और वहाँ पूरा परिवेश जो मैंने मेरे बचपन में मेरे मामा की हवेली में देखा, आस-पास के रिश्तेदारों में देखा, मेले-ठेले, कुरीतियाँ, बुराइयाँ, सब सब कुछ है उसमें। जो उसका मुख्य पात्र है भजन मामी, जिसका उसकी सास ही ये करवाती है, बलात्कार करवाती है, इसलिए कि उसको पति नपुंसक है। तो वो मेरे मामा जी की हवेली से एक जॉइनिंग कुम्हारों का मकान था जिनकी बहू थी। ये हुआ तो मेरी मम्मी जब छोटी थी, 10-11 साल की, तो हमारी माँ ये किस्सा सुनाती थी। बस फिर मैंने उसे मरने नहीं दिया, मैंने उसे एक मजबूत स्त्री के रूप में किया। इसी उपन्यास का एक तीसरा जो पात्र है, वो मेरी सगी छोटी मामी है। सगी, छोटी मतलब मेरे पापा से तो बड़ी, मम्मी से तो बड़ी थी। और मेरे मामा की डेथ हो गई थी गोना के पहले। गोना समझते हैं ना? गोना डेथ हो गई थी और उस लड़की के बाप ने क्या किया कि उससे मेरी मामी को भोले से, जिसे कहते हैं धोखे से, गणगौर का खाने के लिए कहा कि जाओ, चलो आओ तुम्हें गणगौर का मेला दिखा के लाते हैं। गणगौर और जी इसका मेला जयपुर का विश्व प्रसिद्ध है, आज भी विदेशी घूमते हैं। जी जी और जी। किसी मठ के स्वामी जो वैष्णव होते हैं, हमारे यहाँ बाबा जी कहते हैं उन्हें, जो मठ की सेवा पूजा करते, साफ सफाई करते, मुख्य महंत या पुजारी नहीं होते हैं, वो कोई एक मठ है, वहीं रहते हैं, वहीं उनका जीवन चलता है। तो किसी मठ के बाबा जी से पहले ही पैसे लेके बात कर ली थी और उस लड़की को वहाँ छोड़ दिया। ऐसे बोले मुझे तो ज़रूरी काम आ गया, मैं जाना है और तुम इनके साथ आ जाना। और वो व्यक्ति पता नहीं कहाँ ले जाके साल 6 महीने बाद में उन्हें लाया। फिर तो विवशता हो गई, उन्हें वहीं रहना था। क्योंकि वो बच्ची थी, वो शायद 12-15-16 साल की बच्ची थी और जब मालूम पड़ा कि पिता ने ही ऐसा कर दिया तो क्या कर सकती थी। जी सही बात है। अभी करीब 20-30 साल पहले उनकी डेथ हुई है, ज़्यादा साल नहीं हुए। मैंने उन्हें देखा है बचपन में, वो पूरा का पूरा सीन मैंने मेले का ऐसे का ऐसा लिखा है। मुझे याद है एक स्त्री आई थी, उसके सिर पे पूलिये बोलते हैं ना, भुने हुए ज्वार, उसका टोकरी से मिलके वो रोने लग गई और वो दोनों बैठ के बात कर रही थी मेला में। और फिर एक बार क्या हुआ कि क्योंकि हर जगह ये होता है, मेरे मामा जी इकलौते थे, बहुत ज़मीन थी। एक मामा की शादी नहीं हुई थी तो किसी ने उस औरत से जाके कहा कि तुम तो इसके साथ बस रह रही हो, तो तुम्हारा कोई तलाक तो हुआ नहीं, तुम आज भी उस घर की बहू हो, तो तुम बस एक बार हमें इशारा कर दो, हम तुम्हारे लिए हम केस लगा देंगे और तुम्हें उस ज़मीन में से हम तीसरा हिस्सा दिला के मानेंगे। तो लिटरली वो लेडी जब उस उम्र में, जबकि वो 4 बच्चों की माँ बन चुकी थी और 45-50 की थी, उस उम्र में वो औरत जलता हुआ लकड़ी चूल्हे में से निकाल के उस आदमी के हाँ हाँ। मुँह पे फेंक मारा उसने। हे भगवान! जी जी। मेरा ये जन्म तो मेरे बाप ने बिगाड़ दिया। अब जिससे मेरे 7 फेरे हुए थे उसके घर पे मुकदमा करवा के मेरा दूसरा जन्म भी बिगाड़ेगा, निकल जा हरामी नीच यहाँ से, और उसको जला हुआ मुंह लेके गया। तो ये चीज मैंने उसमें एज इट इज लिखी है। और ये सब मैंने सुना, वहाँ के मेले ठेले, स्त्रियों की। तो जो आप बात कह रहे हैं कि मुझे लगता है ग्रामीण स्त्रियां दोनों,
आज एक साथ है। एक कुछ मामलों में वे बेहद खुलेपन में जीती हैं, बेहद खुलेपन में जीती हैं, और कुछ मामलों में उन्हें रूढ़ियों का शिकार होना पड़ता है, अंधविश्वासों का। लेकिन क्या वो शहरों में नहीं है, बड़े शहरों में भी होता है। स्त्री मतलब तो संघर्ष, जितना क्या वो बात है। लड़े, जितना आज लक्ष्मी शर्मा नहीं कह सकती कि उसने इस चीज से संघर्ष नहीं किया अपनी स्वतंत्रता के लिए। दुनिया की हर स्त्री करती है, किसी को कम किसी को ज्यादा, लेकिन विशेष करके ढूंढार क्षेत्र का अंचल कहा जाता है हमारा, यहाँ की स्त्रियां तुलनात्मक रूप से ज्यादा मुक्त हैं, पहनने ओढ़ने को लेकर बहुत सारी जी चीजों जी। में हाथी जी जी। स्त्रियां। और क्योंकि 8-9 साल फिर बिल्कुल देहात में ही पढ़ाया, तो बच्चियों को भी मैंने देखा देहात के कॉलेज में कि कुछ मामलों में हम शहरी लोगों वाले पाखंड उन लोगों में नहीं है। वो ज्यादा मुक्त जीती हैं, ज्यादा स्वतंत्र जीती हैं। अच्छा, आपका जो स्वर्ग का अंतिम उतार पुस्तक है, उस पर आपको हम्म, शिवना अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। तो हम्म। इसके बारे में हमें बताइए, अपने मित्रों को बताइए। हाँ, ये उपन्यास ने मुझसे कैसे खुद को लिखवाया है। ये उपन्यास मेरे लिए हमेशा विशेष रहेगा, क्योंकि ये मेरे गले पड़ गया। एक लेखक के मस्तिष्क में भूत की तरह, किसी आत्मा की तरह कोई रचना या कोई पात्र कैसे चढ़ता है कि रातों की नींद और दिन का चेंज। 2-3 कहानियां हैं जो मेरे ऐसे गले पड़ी, और ये उपन्यास, एक रानिया रोती नहीं जिसकी बहुत चर्चा हुई, उसने मुझे इतना बेचैन किया। और ये दरअसल 19 की बात है। मेरा पूरा छोटे बेटे को छोड़ के मेरे बड़े बेटे, बहू और हम दोनों और मेरी भांजी और उसके पति ने चार धाम यात्रा का प्रोग्राम बना रहे थे कि चार धाम चलेंगे। तो ऐसे ही बातें गप्पे करते मजे करते हैं, तो फिर हमारे यहाँ पेट है डॉगी, लेब्रा है। तो ऐसे कुछ बात आई कि अरे फिर डॉगी को कहाँ लेके जाएंगे, छोड़ के जाएंगे। तो शायद मेरे हस्बैंड ने या कंवर साहब ने या बेटे ने, किसी ने हंसते हंसते कहा इसे भी साथ ले चलेंगे। तो बात तो वहीं खत्म हो गई, लेकिन मेरे दिमाग में, मेरे मर्म स्थल पे खट्ट से लगा जाते कुछ शब्द। मैं कहा, हाँ, भारत में हिंदुओं में, सनातन धर्म में सबसे ज्यादा, हम उत्तर भारतीयों में, आप लोगों का पता नहीं है, मोक्ष का द्वार माना जाता है बद्रीनाथ के दर्शन करना। हर जी जी। इंसान की अंतिम इच्छा होती है कि वो बद्रीनाथ के दर्शन कर ले, तो उसका जन्म मरण का चक्र पूरा हो जाए। और मैंने कहा देखिए, लोग मर जाते हैं, सच में मर जाते हैं। मैंने बहुत देखे हैं जो एक मन में एक इच्छा लिए हुए मर जाते हैं कि हम बद्रीनाथ के दर्शन कराएं, और नहीं हो पाते हैं। और विशेष करके मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों में तो बहुत ही दिक्कत है ये। तो मेरे दिमाग में ये विचार आया, मैंने कहा कि हम लोग इतनी सहजता से कह देते हैं कि चलो इसको भी ले चलते हैं। लोग बेचारे मर जाते हैं, क्या वर्ग संघर्ष है, कितना बड़ा अंतर है जीवन और जीवन के बीच में। तो मुझे ये कहानी, मैंने कहा वो इतना मुझे उद्वेलित किया इस विचार ने, तो मैंने सोचा चलो चलने के पहले एक कहानी लिख देंगे इसका। लेकिन वो कहानी लिखी तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो बहुत बड़ी कहानी बनेगी। तो काफी बड़ी कहानी का सोच के कुछ लिखी, कुछ नहीं लिखी। और मैं बद्रीनाथ, हम चारों धाम ही गए थे हम लोग तो, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। पर वो मेरे मस्तिष्क में वो छिगन बैठा रहा, वो मेरी आंखों से वो देखता रहा, मेरे मस्तिष्क से वो सोचता रहा। और वहीं पर फिर हमारे दामाद जी ने कहा मौसी जी एक नॉवल आप है ना बद्रीनाथ यात्रा पे भी लिखना। मैंने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मेरे मस्तिष्क में चल ही रहा था। फिर मैंने आकर सिर्फ 2.5 या 3 महीने में या 4 महीने में इस उपन्यास को लिख के मैंने रख लिया। मेरा स्वभाव है, मैं जल्दी से किसी से कहती नहीं। शिवना वालों को मालूम पड़ा तो उन्होंने कहा नहीं आप हमें देंगी, तो मैंने दे दिया। पर इस उपन्यास में राजस्थान कहीं नहीं है। ये उपन्यास शुरू होता है इंदौर से, और इंदौर से चल मध्य प्रदेश को पूरा पार करके फिर उत्तर प्रदेश को पार करके दिल्ली, आगरा, और फिर आगरा, फिर दिल्ली, और फिर हरियाणा, और फिर उत्तराखंड। तो ईश्वर की दया से मुझे बोलियां जल्दी आती है, थोड़ा मेरा अधिकार है। तो प्रत्येक जगह की बोली बानी आई है, उत्तराखंड की भी आई है, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ का खान पान आया है। और ये जो छिगन है बहुत सामान्य सा पात्र है। ये पात्र सामान्य सा पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो एक सेठ के यहाँ चौकीदारी करता है। और उसका जीवन का इतना बड़ा सपना था, क्योंकि बाप दादे इसी में मर गए कि बद्रीनाथ,
जब उसे एक दिन पता चलता है कि उसके सेठ का पूरा परिवार जा रहा है और वो भी बद्रीनाथ जा रहा है, तो खुशी के मारे वो दीवाना हो जाता है। वो जाते हैं, फिर उसे पता चलता है कि नहीं, उनका कुत्ता भी जा रहा है साथ में। चलिए, किसी तरह से उसे शुरू में तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो चलो बद्रीनाथ के दर्शन तो कर ही लेंगे, छोटी मोटी जगह के उसे दर्शन भी हो जाते हैं। जी जी। बद्रीनाथ जाता है और इस दौरान उसका उस कुत्ते से इतना स्नेह हो जाता है, जो बिल्कुल हमारी पूछ की एक और रात में जबरा और वो जो दूसरा पात्र है, पुरुष पात्र, उसकी तरह वो वहां पर जाके उसे मालूम पड़ता है कि नहीं, वो तो नीचे ही रहेगा। और फिर जो होता है वो आप खुद उपन्यास में पढ़िए, मैं नहीं बता के पाठकों का मजा खराब करूंगी। मैं ज़रूर पढ़ूँगा आपका ये उपन्यास, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो शिवना अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान है, क्या इसकी क्या पृष्ठभूमि है? कहाँ से, कैसे ये इसका ये आपको दिया? शिवना प्रकाशन जो हिंदी के बहुत बड़े लेखक भी हैं और हिंदी के लिए बहुत सच में पूर्ण समर्पण और निष्ठा से काम करने वाले दो लोग हैं। एक तो पंकज सुबीर, जिनका शिवना प्रकाशन है, खुद बहुत अच्छे उपन्यासकार है, बहुत उनके कहानी संग्रह वगैरह आए हैं। पिछले साल उन्हें रूस का एक पुरस्कार भी मिला था अपने उपन्यास पर। उनके दो उपन्यास बड़े प्रसिद्ध हैं। और एक है सुधा ओम धिंगड़ा जी, वो विदेश में रहती हैं, अमेरिका में रहती हैं और वो बेसिकली सीहोर की ही हैं। और उनके हस्बैंड तो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उनके नाम 50 से ज़्यादा पेटेंट्स हैं। और सुधा जी खुद बहुत बढ़िया उपन्यासकार है, कथाकार है और नाटकों में भी काम कर चुकी है, बहुमुखी प्रतिभा की वो है। तो वहाँ से वो और यहाँ से पंकज सुबीर मिलकर इसे संचालित करते हैं और हर साल 4, 5, 6 श्रेणी के वो पुरस्कार देते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट भी देते हैं कथा और इस तरह से कथेतर कविताओं पर। इस बार उन्होंने एक लिपि पर पुस्तक को उन्होंने पुरस्कार दिया है और बेहद अच्छा प्रोग्राम करते हैं, उसमें काफी अच्छे अच्छे लोग आते हैं। तो ये वो तो अब हम एक महत्वपूर्ण पक्ष की ओर आ रहे हैं, वो है नाटक। तो क्या, कैसे आपका किस तरह का दखल है नाटकों में? आपने क्या, कैसे रुचि पैदा हुई है आपको नाटकों के प्रति, उसके बारे में लिखने के प्रति? देखिए, पहले तो मैंने कहा ना कि जो हाथ में आए पढ़ लेती थी मैं। मेरी दीदी मजेदार बात बताऊं, मेरी दीदी के यहाँ नमकीन का कारखाना था ससुराल में। घर पे ही नमकीन बनती थी और होलसेल और रिटेल दोनों में बिकती थी। तो उनके यहाँ ढेर रद्दियां आती थी, तो मैं डांट खाती पागलों की तरह उस रद्दी में से कुछ ढूंढती कि कुछ पढ़ने को मिल जाए। पड़ोसियों के यहाँ बच्चों की भी जो पत्रिकाएं आती वो चाट जाती। फिर थोड़े बड़े हुए तो इंदौर में अहिल्या लाइब्रेरी की मेरे भाई ने वो ले ली, तो वो दुखी होता था। कहते तुम दो लड़कियां, मेरी फ्रेंड, तुम दोनों हर दूसरे दिन आ जाती हो, कितना पढ़ती हो। तो जो अच्छा लगता था वो उसमें कुछ एक उपन्यास तो खैर ढेरों ही पढ़े, नाटक भी जो हाथ में आते गए पढ़ते गए। फिर एमए में मेरे चलता था लहरों के राजहंस और वो बहुत अच्छा लगा। उस पर मैंने कहा ना कि नहीं, आधे अधूरे सॉरी, आधे अधूरे पर मैंने लिखा भी फर्स्ट ईयर में। फिर मेरे प्रीवियस में अच्छे नंबर आ गए, तो से फोर्थ पेपर के रूप में डिजर्टेशन का ऑप्शन था, तो मैंने ले लिया। तो मेरी जो मैम थी वहाँ, भारती जोशी विभागाध्यक्ष, उन्होंने कहा लक्ष्मी तुम्हारा अच्छा था वो काम, तुम एक काम करो, मोहन राकेश के नाटकों पर काम करो ना, पात्रों पर। तो क्या बात है। इतनी अक्ल भी नहीं होती है, और चूंकि मोहन राकेश से प्रभावित तो थी, आधे अधूरे पे लिख भी चुकी थी, ऐसे डीएस मैम करेंगे। तो मैंने एमए की डिसर्टेशन में मोहन राकेश के नाटकों में, केवल नाटकों में चरित्र संरचना पर काम की। उस उम्र के में जैसे होता है वैसा ही बना वो डिसर्टेशन। अब मैं रिग्रेट बिल्कुल नहीं करती हूँ, क्योंकि उस उम्र में एक कच्ची उम्र 19 साल में जैसा बन सकता था, पर भाषा अच्छी थी। फिर जब मैंने एमफिल किया राजस्थान विश्वविद्यालय से, तो डिसर्टेशन में मेरी जो यहाँ गाइड थी, अभी पिछले साल मृत्यु हुई है, मेरी नानी थी, उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो लक्ष्मी, मोहन राकेश के नाटक और उपन्यास दोनों ले लो, उनके पात्रों पे काम करो। तो उनके तीनों नाटक और तीनों उपन्यास पर मैंने पात्र संरचना का काम किया, तो उसमें भी ठीक ठाक नंबर आ गए। फिर पीएचडी की जब बात आई, तो फिर उन्होंने कहा अब तुम समग्र को ले लो। अच्छा, मेरी भी तब तक मोहन राकेश में रुचि जागृत हो गई थी, पात्र संरचना, क्योंकि मैंने फिर से पूरा मनोविज्ञान, फ्राइड की पूरा मनोविज्ञान पढ़ा, ढेर एडलर, जूंग और इसको उसको फिर से पढ़ के
मनोविज्ञान की मेरी पृष्ठभूमि भी रही थी, तो फिर मेरी भी रुचि पात्र संरचना पर काम करने में हो गई थी और ईश्वर की दया से मेरी जो सिनॉप्सिस थी वो बहुत अच्छी बनी हुई एकदम। उसमें मैंने पात्र संरचना में 3 महत्वपूर्ण कारक लिए, इच्छा, बोध और प्रयत्न। जी, जी, जी। जी, ये लिए। और फिर उसमें मोहन राकेश के समग्र साहित्य में, उसमें कहानियाँ भी आ गई, एकांकी भी आ गई, सारी एकांकियाँ, नाटक और उपन्यास, और उनका जो अपूर्ण उपन्यास था, पैर तले की ज़मीन, सबके पात्रों पर फिर मैंने काम किया, इस तरह से। फिर तो तो फिर बहुत तो तो बड़े आपको आपको लगा नहीं कि अब इसका एक पुस्तक के रूप में आना चाहिए? कुछ ऐसा प्रयत्न जी, किया, आ प्रयास चुकी किया? है। जी, आ चुकी है, आ चुकी है। मेरी सबसे अच्छा, पहली पुस्तक ही वो थी, मोहन राकेश के साहित्य में पात्र संरचना। अच्छा, अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो उसके बाद भी क्या ये आपका ये कार्य जारी रहा इस तरह से नाटकों पर लिखना? नहीं, उसके बाद में मैंने मैंने बताया ना कि एक एकांकी लिखी। अ, चेन्नई से एक बड़े विद्वान थे, उनका नाम तो भूल गई, मृत्यु भी हो गई, बड़े साहित्य प्रेमी थे, विद्वान से ज़्यादा। वो एक पत्रिका निकालते थे, उसका नाम था शायद पल प्रतिपल या इस तरह से कुछ नाम था। तो मेरी गाइड के वो परिचित थे, तो मेरी गाइड ने कहा, तो एक मैंने उनको कहानी दी थी और एक एकांकी उन्होंने कहा तो मैंने लिख के दी थी, न्याय अन्याय, जो कच्ची सी है, वो मुझे कोई बहुत दमदार नहीं लगती। उसके बाद में मेरा रुझान फिर कहानियों की तरफ ही चला गया, क्योंकि मुझे मेरा मन तो करता था, लेकिन मुझे लगता है मेरे पास नाटक लिखने के औजार नहीं है। नाटक लिखना आप तो जानते हैं कि एक अलग चीज की मांग करता है, बहुत सारा उसमें आपको देश काल वातावरण का और टाइम का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि नाटक भी होगा तो ये नहीं कि 5 घंटे खत्म नहीं हो रहा है, उसे एक लिमिटेड टाइम में खत्म हो जाना चाहिए, उसी समय में पात्र अपना सारा द्वंद्व विचलन करेंगे, उसी में घटना चक्र आ जाएगा। तो मेरी हिम्मत नहीं बनती थी, तो मैंने कुछ लिखा नहीं। हाँ, मैंने कहा ना कि कुछ दिन पहले मैंने बकरी नाटक पे एक आलेख लिख के दिया था। अब देखिए वो कब प्रकाशित होता है, तो मैं बहुत दिनों बाद में नाटक पर लिखा, पर वो विश्लेषणात्मक आलेख है। चलिए, बहुत अब बढ़िया, ये बहुत अच्छा। रानियाँ रोती नहीं, ये काफ़ी चर्चा में ये पुस्तक रही। तो हाँ, इसमें इसमें मेरी जी, सबसे जी, क्या? प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। जी। जी, जी, इसके बारे में बताइए। मतलब क्या उद्वेलित क्या करता रहा? किस तरह से ये ज़्यादा पाठकों में चर्चित रही? क्या विशेष ख़ास बात रही इसलिए इसमें? कि इसमें मेरी जो बहुत प्रसिद्ध बाद की कहानियों में, जो शुरुआती कहानियों की तो ये एक हंसी की उम्र में छप गई थी, मोक्ष और खते मतवाजी, और एक थी लड़की जैसी प्रसिद्ध कहानियां। बाद में मेरी कुछ कहानियां बेहद प्रसिद्ध हुई, जिसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध 3 कहानियां हुई थी। एक तो पूस की एक और रात, उस पर तो बहुत बड़ा आलेख रमेश जी ने लिखा था, बहुत प्रसिद्ध हुई थी वो कहानी, इसमें आई। उसके अलावा प्रगल्भा कहानी जो मैंने कई जगह पढ़ी, बालिका उत्सव में भी पढ़ी, वो कहानी इसमें है। और एक इलाना देनी आपने, राजस्थान की पृष्ठभूमि पर है, लेकिन ऐसा सच उसमें पृष्ठभूमि मायने ही नहीं रखती। एक स्त्री का संघर्ष और स्वाभिमान और उसका प्रतिशोध एक स्त्री के रूप में, वो मायने रखता है, तो वो इसमें है। और जिसके नाम पर है रानियां रोती नहीं, वो इसमें है, जो बड़ी प्रसिद्ध हुई। और उसका अगर आपके पास समय हो तो उस कहानी का भी मैं आपको बताती हूँ कि हाँ, मेरी बताइए। बेटी मेरा बेटा छोटा बेटा मर्चेंट नेवी में है, तो उनके मेंटर मनीष मिश्रा जी, जो मेरे घर के बच्चे की तरह ही हैं, तो हमारे घर आए वो। और हम उन्हें दिन में तो बच्चा ही ले गया था, लेकिन आजकल आमेर में कुछ सालों से नाइट टूरिज्म भी खुल गया है, तो आमेर के किला में हम लोग गए वहां पर। और शाम का समय हो गया था, रात ढल चुकी थी, एक लड़का आके खड़ा हो गया 35 एक साल का, और वो स को श बोल रहा था, श को स बोल रहा था। और वो कह रहा है मैं गाइड हूँ आपका, अनिच्छा से, लेकिन उस बच्चों ने कहा कि दोनों बच्चों ने, उसके मेंटर ने और अद्वैत ने कहा ठीक है मम्मी, 100 रुपए देगा, कोई ट्रेंड गाइड तो है नहीं। तो वो बहुत ही फनी तरीके से हमें बताता चल रहा था, मुझे हंसी आ रही थी उसके अधकचरे ज्ञान पे, और ऐसे ही कुछ बताता चल रहा था। और वहां का जो अचानक उसने एक डायलॉग बोला, एक जगह थी जहां पर बारादरी थी और एक बहुत ढका हुआ बीच में मंडप था। तो पहले तो उसने बेवकूफ से बताया कि ये वो बहुत सारी चीजें आई उसमें, फिर उसने एक चीज कही, और यहाँ राजा लोग सोते थे मैम, और वहां रानियां सोती थी। तो मैंने कहा कि राजा यहाँ और रानियां यहाँ क्यों? कि अरे रानियां बहुत सारी ज्वेलरी पहनती थी मैम,
वो दिन में तारों की छांव में कैसे सो सकती थी। तो मैंने कहा ये 20-25 फुट की दीवार, कि नहीं नहीं रानिया तो होती थी। और वो बहुत मेकअप करती थी मैम। और ये जो देख रही है एक जगह था, उसका कुछ नाम मैं अभी भूल गई, गणेशपुर में ही, कि यहाँ पर छुपा छुपी खेलते थे राजा रानी, और जो रानी जीत जाती थी राजा से, वो रात राजा के साथ सोती थी। तो ये चीजें मुझे इतना हर्ट कर रही थी। उसने एक डायलॉग बोला, और रानियां तो वैसे भी खुश रहती थी, खूब सारा मेकअप करके रहती थी, क्योंकि रानियां रोती नहीं ना। तो मैंने कहा रानियां क्यों नहीं रोती है, रानियां को क्यों रोना नहीं आएगा। तो कह रहा कि नहीं, रानियां रोएंगी तो राजा जी नाराज हो जाते थे, रानियों को तो हर समय खुश। और तो इस चीज ने मेरी रातों की नींद उड़ा दी, और मैं इतनी बेचैन हो गई कि इस कहानी को मैंने लिखा करीब 8 दिन लगा के। और जैसे ही लिखा वैसे मैंने तुरंत सामयिक को इसे मेल कर दी। मतलब फिर उसके बाद में मैं उसे घर में भी नहीं रख पाई जैसे। तो ये भगवान की दया से थोड़ी सी चल गई ये कहानी। तो फिर हमने सोचा इसी के नाम पे कहानी संग्रह का नाम रखते हैं, बस ये। बहुत अच्छा नाम है ये, बहुत आकर्षित करता है ये नाम, रानियां रोती नहीं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है। चलिए, बातचीत तो आपके साहित्य पर, आपके लेखन पर हुई, और लगभग अब पता, देखिए बात बात में लगभग 1 घंटा हो रहा है, पता भी नहीं चला। हाँ, बहुत तो अच्छे एंकर हैं आपके साथ में, मुझे भी बहुत आनंद आया। लगा ही नहीं कि ये अच्छा, पिछले 1-2 साल जो ये संकट रहा कोरोना का, ज्यादा गतिविधियां नहीं रही, तो कैसे सदुपयोग किया आपने इस समय का? क्योंकि सब लॉकडाउन में थे, घर पे ही थे सब लोग, तो कुछ विशेष लेखन हुआ इन 2 सालों में? नहीं, क्योंकि सबके साथ मेरी मानसिकता भी, कुछ कहानियां लिखी वो आई भी, लेकिन मैंने ज्यादा कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाई, क्योंकि पहली बार तो इतना नहीं, दूसरी बार बहुत ज्यादा, क्योंकि खुद के मरने से नहीं, अपनों के, अपने परिचितों के, मित्रों के, रिश्तेदारों के मरने की जो खबर आ रही थी, वो आप भी समझते हैं कितना उद्वेलित करती थी। बहुत फिर उसी उद्वेलित करती थी, जी जी। बहुत उद्वेलित करती थी। फिर उसी बीच मेरी पोती हुई, और उसके होने के साथ ही लॉकडाउन लग गया। तो फिर वो 4 महीने तो अपने नाना के यहाँ रही, 5 महीने, और 5 महीने के होने के पहले आ गई, तो 8-9 महीने हमारे यहाँ रही, लगभग साल भर की होके गई वो। तो मैंने वो समय उसके साथ में जिया, और बहुत सारे अनुभव लिए, क्योंकि परिवार और बच्चे ये तो हमारी सबसे बड़ी रचनाएं हैं, इन्हीं को नहीं जिएंगे तो फिर क्या मतलब है। तो वो सब, तो हालांकि कुछ कहानियां आई हैं। ऐसा कहिए ना लक्ष्मी जी, कि आपने अब आगे आगे जो आप साहित्य लिखने वाले हैं उसके लिए सामग्री जुटा ली आपने किसी न किसी रूप में बहुत उसको। बहुत। तो जी। उसका तो उपयोग तो आप कर ही लेंगे अब आगे के लिए। अच्छा, आपके अन्य अन्य रुचियां क्या है? जैसे कई लोग ऐसा है ना, उनको जैसे वो साहित्यकार है, संगीत पसंद है, चित्रकला पसंद है, और आपको आपको संगीत में मैंने सुना आपकी काफी रुचि है। हाँ, संगीत में मेरी रुचि है, थोड़ी बहुत जानकारी भी है। अभी बीच में मैंने स्पेनिश भाषा पे बहुत सीखी, काफ़ी सारी स्पेनिश भाषा सीखी मैंने। उसके अलावा कुकिंग वुकिंग मैं कम ही कवर करती हूँ, लेकिन जब बच्चे आते हैं तो मैं कुकिंग में बहुत रुचि रहती हूँ, गार्डनिंग में रुचि है, म्यूजिक में है, और सबसे ज़्यादा पढ़ने में है। क्या बात है। बीच में तो फास्ट तो साल, तो 1 डेढ़ साल खराब। राजस्थानी संगीत तो आपको बहुत प्रिय है, स्वाभाविक है। तो मैं चाहता हूं कि देखिए, अब इस बीच में हमारे साथ प्रियंवदा पांडे जी भी जुड़ गई, आशमा जी तो जुड़ी है, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी ने आपका अभिनंदन किया है, रमेश चंद्र शुक्ल नमस्ते जी ने सर। आपके बारे में बहुत विस्तार में लिखा है। बाद में आप मेरी कमेंट्स देख लीजिए। मेरे इसमें कोई आ नहीं रही है, किसी की भी टिप्पणी नहीं आ रही मेरे इसमें, पता नहीं क्यों। अब आपने आपने उसको कमेंट्स को ऑन रखो। ममता हाँ, किरण अब जी भी आया जुड़े। है, अब आया है। नमस्ते अब आया वाजपेयी है। सर, बहुत अच्छा जी लगा जी आपको सर। जी जी। जी। और रमेश चंद्र ममता शुक्ला जी है, ममता ममता किरण किरण जी है। भी उसके लिए, रानियां रोती नहीं, आपको बहुत बधाई दे रही हैं। कई मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, अवधेश प्रसाद जी भी जुड़े थे हमारे साथ। तो जी। मेरा आपसे आग्रह ये है कि बाद में आप कमेंट्स देख के इन पर अपनी टिप्पणी, अपना उत्तर दे दीजिएगा, अच्छा लगेगा। नहीं, मेरा मन था आप अगर कुछ राजस्थानी लोकगीत कुछ होगा तो थोड़ा सा सुनाइए, अच्छा लगेगा हमको, हमारे ये मित्रों को बात भी। ये वाली बात आपकी मैं किसी भी तरह से नहीं मानूंगी, क्योंकि मेरे जीवन में कभी गीत नहीं गाए।
और मुझे मालूम है कि मैं पर्याप्त से भी ज्यादा बेसुरा गाती हूँ, इसलिए ये तो कभी नहीं। देखिए एक बात बताओ, कोई प्रतियोगिता नहीं है, कोई हाँ, ऐसा ये मंच मंच नहीं है जहां पर आपको दूसरे लोगों के साथ कोई प्रतिस्पर्धा है, कुछ ऐसा नहीं है। मतलब एक हॉबी के तौर पर आपको संगीत अच्छा लगता है। अब मैं थोड़ी कह रहा हूँ आपको कोई कि आप कोई फिल्मी गाना गाइए, मैं कह रहा हूँ राजस्थान का कोई, उसके बगैर तो मुझे लग रहा है आज का कार्यक्रम अधूरा रहेगा। तो कोई राजस्थानी, नहीं, कोई कोई ये कोई अब देखिए वाजपेयी जी कह रहे हैं कि बेसुरा सुना दीजिए, हम वही चलेगा। अब उनका कहना मान लीजिए, मेरा तो आपको वाजपेयी मानना से ही भी नहीं। मेरे ऊपर अन्याय कर रहे हैं आप। तो तो वो कह रहा बेसुरा ही सुना दीजिए। तो नहीं देखिए, ये मेरे, मैं एक चीज बताऊं लक्ष्मी जी, ये मेरे कार्यक्रम का एक नियम है, रूल है कि अंत में एक दो इस तरह के गीत तो जरूर होने चाहिए। तो डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा जी, अगर ऐसा राजस्थान का कुछ गीत नहीं अगर मुझे सुनाएंगे? मालूम होता क्यों कि आप इस तरह नहीं, से ट्रेप में क्यों लेंगे तो मैं तो क्यों गड़बड़ कर क्यों दी क्यों बात। क्यों वाजपेयी जी आप तो सुन रहे हैं, तो लक्ष्मी जी को सुनाना ही पड़ेगा। जी जी। वाजपेयी जी का कहना तो खैर बिल्कुल भी मैं टाल नहीं सकती, आपका भी नहीं टाल सकती, लेकिन सच में ना मुझे सुर ताल का ज्ञान नहीं है। और इस समय मैं इतनी घबरा गई, किसी भी बड़ी बात पे मैं नहीं घबराती, इस समय मैं इतनी घबरा गई गाने की सुन के कि मैं सारे गाने भूल गई हूँ। अच्छा, अब देखिए ये तो फिर आपका मैं आपको आपका 4-6 लाइनें वैसे ही बताती हूँ। बताइए बताइए। हमारे राजस्थान में कालबेलिया होते हैं जी जी और जी जी नोमेड है ना, बंजारा होते हैं वो, जी 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 है ना। जी। और वो बहुत काले कलर की, उनकी स्त्रियाँ बड़ी ही खूबसूरत होती है और वो काले कपड़े पहनती ऊपर से नीचे तक, शरारा और कुर्ता इस तरह से, और ढेर हाथ में ज्वेलरी, उनकी देह में जो लोच होता है उसके साथ में वो कुछ कालबेलिया गीत वो जो टप्पों में चलता है। जी 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 जी। तो खैर मैं टप्पे आपको सुना देती हूँ, पर हाँ मैं गा सुनाइए ना। के नहीं नहीं गा अब वाजपेयी जी ने लहरिया भी, उसका भी नाम ले लिया, लहरिया। लहरिया का याद नहीं आ रहा है। आ, क्या है वो, एक लहरिया नहीं, चूंदड़ी है। अल्लाह तो पल्ला दादर मोर रंग दे, अल्लाह तो पल्ला दादर मोर रंग दे, घूंघट पे बाई सारो बीरो रे, नील गर रोर रंग दे, सासू जी तो ल्याया माने लाल रे चूंदड़ी, माँ का ससुरा जी ने दाए कोनी आई रे, नील घर ओजू रंग दे, ओजू रंग दे रे कसुम्बी रंग दे, ओजू रंग दे रे कसुम्बी रंग दे, महाराज साहब जी ने दाए कोनी आई रे, लील गरे और रंग। वाजपेयी सर, मैंने देखी लहरिया तो नहीं, चूनर वगैरह सुना दिया है। ने बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सुनाया। और हमारे साथ सतीश धर साहब भी जुड़े हैं, बहुत बड़े कवि हैं हिंदी के। वो कह रहे हैं कि प्रणाम। पधारो हमारे देश। अब पता जी, जी, देश जी। वो अब कहाँ ज्यादा हो रहा माता है ऐसे। आई बाई और कहाँ लक्ष्मी। मैं आपको इसके टुकड़े सुना देती हूँ, कालियो कूद पड़ियो। वो हाँ बिल्कुल इस सुना। तरह से फन का गाना है। अररररररररर, के कालियो कूद पड़ियो मेला में, कालियो कूद पड़ियो मेला में, साइकिल पंचर कर लियायो। फिर उसके बाद में लंबी तान होती है, अरररररररर, कि कालिया तने रोऊं के रोटी पोऊं, कालिया तने रोऊं के रोटी पोऊं, घर में केलड़ी कोनी। केलड़ी वो मिट्टी के तवे को कहते हैं। और पुराने हम्म। समय में लोग बाग क्या करते थे, सामान्य लोग बाग बेचारे खरीद के भी नहीं लाए, पुरानी मटकी को तोड़ा और उसके तले को बना लेते थे। हाँ, अररररररररर, किराई, नहीं ये वाला नहीं सुनाते हैं। क्या है, दो दन डट जा रे डोकरिया, दो दन डट जा रे डोकरिया, छोरी मारी बाजरो काटे। इसमें यह है कि लड़की का ससुर
लेने आ गया तो उसकी लड़की की माँ कह रही कि बूढ़े तू 2 दिन रुक जा, मेरी लड़की बाजरा काटने में मेरी मदद करा रही है, फिर तू ले जाता। अच्छा, कि बहुत बढ़िया। बाजा बाज रया डूंगर में, बाजा बाज रया डूंगर में, चोरी तन ले बाने आयो। बस इसी तरह से, और क्या, आप बस क्या बहुत बात है सुना जी। दी। चलिए, जब हम अब ज़्यादा आपसे नहीं कहेंगे, आप कहेंगे देखिए बात तो साहित्य की करनी थी, ये गाने पर रैना जी कैसे आगे। लेकिन क्या है ना कि हम तो गीत संगीत जो है वो भी तो साहित्य ही है, साहित्य का ही एक प्रमुख अंग है। तो बिल्कुल। है ना? तो अब नहीं, आपका एक मिनट जी जी एक मिनट, एक बात और कहूंगी, एक आधे ही मिनट में, कि जो उपन्यास में या किसी भी कहानी में हम जो लिखते हैं ना अपने भूमिका वगैरह समर्पण के पहले पीछे की तरफ एक पन्ने पर, उसमें मैंने सिद्धपुर की भक्तने की बात बता रही हूँ। इसमें स्वरकांति मुतार में तो बद्रीनाथ का श्लोक चुना है, उसमें जी जी। मैंने एक चुना है, उसमें स्त्री की उसी दशा को अभिव्यक्त किया है जो भजन मामी ने झेली है, कि क्या बात है। हर का झांझ मंजीरा झालर भूल आई जी। झांझ मंजीरा वो जो बजाते हैं ना पूजा के टाइम, और झांझर जी वो जो जी जी, बजाते जो ऐसे ऐसे होता है, जी जी। हैं, झांझ मंजीरा झालर भूल आई जी, सास बतावे मने जन्म बांझड़ी, कि ये तो जन्म से ही बांझे। ननदल मिसलो मारे जी, नंदन ननद मुझे ताना मारती है तो छोड़ आई जी, हर का क्या बात है। झांझ मंजीरा घर भी मैं छोड़ आई। तो वो क्या बात लाइन है। मैंने लिखी है। तो आते हैं मुझे, लेकिन गाने पे भी चलिए, आज आपने पता नहीं क्या करा, अब बहुत समय हो गया है मुझे लगता है। तो अब हम अब लगभग तो कार्यक्रम का समापन हो रहा है। तो अब अंत में आपसे ये जानेंगे कि अब वर्तमान में क्या-क्या आपने प्रोजेक्ट लिया है? किसी उपन्यास पर आप कार्य कर रही हैं या कोई कहानी संग्रह तैयार कर रही हैं? हाँ, मैंने कहा ना, मेरी सबसे पहली प्राथमिकता में तो अभी दुबई डायरी है, जो इस महीने तो अपने काम के चलते कर नहीं पाऊंगी, अगले महीने उसे मैं तैयार कर दूंगी। और उसके साथ ही जो आपने पूछा था कि ये महामारी में आपने क्या किया, तो मैंने एक उपन्यास शुरू किया था। वो उपन्यास मैं मध्य प्रदेश के, विशेष करके इंदौर के जीवन पर, वहाँ के खाटी जीवन पे, वो उसमें मैं बिल्कुल अलग भाषा ली है मैंने। वो थोड़ी सी मालवी के इंदौरी कम पढ़े लिखे लोग कहाँ जा रही है वो भैया, और उसमें मैंने थोड़ा सा डार्क ह्यूमर लेने की कोशिश करके वो चला रखा है। उसके साथ में मैं एक प्रेम कहानी लखनऊ की पृष्ठभूमि पर चला रखी है। वो प्रेम कहानियाँ और प्रेम उपन्यास मुझसे लिखे नहीं जाते हैं, लेकिन वो प्रेम उपन्यास चला रखा है मैंने। उसका सबसे बाद में नंबर आएगा, पहले दुबई डायरी, ईश्वर ने चाहा तो फिर ये लीला नाम का जो उपन्यास है वो, और फिर वो मैं तीसरा लूँगी। क्या बात है! ईश्वर आपकी शक्ति बनाए रखें और स्वस्थ रहें, आनंद रहें। और देखिए, परिवार में कई कार्य होते हैं जिन पर भी ध्यान देना ज़रूरी होता है, और ख़ास करके एक महिला के लिए साथ में लेखन कार्य भी चलाते रहना है, और भी उत्तरदायित्व होते हैं, बहुत सारी ऐसी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जो साथ-साथ जिनको देखना पड़ता है। आप हमेशा स्वस्थ रहिए और आप लिखते रहिए, बहुत अच्छा है, अच्छे-अच्छे पुरस्कार भी प्राप्त करते रहिए। और अब कौशल परमार जी जुड़ गए, कह रहे कि माफ़ कीजिएगा आज थोड़ा-सा देर हो गई। हमने कहा नमस्ते कौशल जी। कभी देर नहीं होती है, क्योंकि तुरंत इस कार्यक्रम के बाद ये रिकॉर्डिंग उपलब्ध होगी इस मंच पर, तो आप सुनिएगा और उसके बाद आप अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। तो अंत में जो जितने सारे मित्र हमारे साथ जुड़े, लक्ष्मी जी, उनके बारे में 2 शब्द कहना चाहेंगे? जितने भी श्रोता यहाँ आए हैं, कुछ को मैं जानती हूँ और मेरी अज्ञानता क्षमा करें, कुछ को मैं नहीं भी जानती हूँ। अभी तो डॉक्टर जो सुधाकर अदीप जी भी लखनऊ से जुड़ गए। ओ नमस्कार सुधाकर अदीप जी, और कौशल पंवार जी, आसमा जी, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी सर, आप सभी का, आप आए, मैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सुधी लोगों के बीच में मैं अगर कोई बड़ा बोल या धृष्टता कर दी हूँ तो क्षमा आप मुझे करेंगे। और आप लोग आए, आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और रैना सर, आपने किससे बात करके मुझे
लगा ही नहीं कि मैं लाइव कर रही हूँ। इतना आपने इतनी सारी बातें मजा मजा में कहलवा ली, और ये सच में अविस्मरणीय लाइव रहेगा मेरे लिए। नाटकों की हमने बात की, इतने अच्छे अच्छे लोगों से मेरा संवाद कराया, और आप सभी का आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और के बारे में, अपने लेखन के बारे में, अपने साहित्य के बारे में बहुत विस्तार से कहा, और साथ में लक्ष्मी जी आपने कुछ राजस्थानी गीत भी सुनाए, ये बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार मित्रों, हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम रचना धर्मिता में जयपुर से जुड़ी थी प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। और जो मित्र इस बीच में हमारे साथ जुड़े, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि अब देखिए आजकल के समय में इतना अपने कार्य छोड़कर किसी पटल पर जुड़ना भी बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन ये मेरे प्रति उनका स्नेह है, प्रेम है, प्यार है, आशीर्वाद है, वे जुड़ते रहे हैं और मुझे प्रोत्साहित करते रहे हैं। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अब इसी के साथ मुझे आज का ये कार्यक्रम यहीं पर अब संपन्न करने की अनुमति दीजिए। मैं नमस्कार